नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भविष्य निधि के भविष्य को लेकर नौकरीशुदा लोगों का वर्तमान परेशान हो गया है। क्या वित्त मंत्री अपने इस फैसले को वापस लेंगे? ऐसा तो कोई संकेत नहीं है कि नहीं लेंगे, बल्कि सूत्र आधारित जानकारी के अनुसार बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों के साथ बैठक में उन्होंने उत्सुक सांसदों को कारण समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन वापसी की मांग को देखते हुए कह गए कि फैसला प्रधानमंत्री ही लेंगे बदलने का। तो क्या ये फैसला प्रधानमंत्री का था या वित्त मंत्री ने यह कहना चाहा कि वे अपने इस फैसले पर अड़े रहेंगे? वो काफी संतुष्ट हैं। मंगलवार को एक बार फिर से राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने सफाई दी कि पीपीएफ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस सफाई से भ्रम फैला उल्टा कि ये रोलबैक है या स्पष्टीकरण। क्या बजट में पीपीएफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था? यही बात राजस्व सचिव ने बजट के तुरंत बाद, कुछ घंटे बाद वित्त मंत्री के साथ तमाम अफसरों के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के समक्ष वे प्रस्तुत हुए तब क्यों नहीं बताई, जबकि उन्होंने सिर्फ इसी पर विस्तार से बताते हुए कहा था कि मैं एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम और ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और अन्य योजनाओं को एक समान किए जाने पर बात करना चाहता हूं। 3 तरह के प्लान है। पहला सुपर एन्युएशन फंड स्कीम, दूसरा प्रोविडेंट फंड स्कीम जिसमें ईपीएफ भी शामिल है, तीसरा है एनपीएस। लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में राजस्व सचिव बताने लगे कि इस योजना में पीपीएफ शामिल नहीं है। राजस्व सचिव ने यह भी बताया कि अब नियोक्ता यानी नौकरी देने वाले कर्मचारी के ईपीएफ में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान 1.5 लाख तक सीमित कर दिया गया है। यह भी साफ किया था कि 1 अप्रैल 2016 से पहले की जमा राशि पर नया नियम लागू नहीं होगा। तो क्या 2 तरह के खाते रखे जाएंगे? राजस्व सचिव ने यह भी कहा कि उन्होंने यह बात सोमवार को भी कही थी, ठीक भी है, कि उन्होंने ईपीएफ उन कर्मचारियों के लिए बना था जिनकी आमदनी महीने की 15,000 रुपए थी या कम थी। बाद में इसमें निजी कंपनियों के योगदान को भी शामिल कर लिया गया। जिनकी सैलरी 15,000 रुपए है, उन्हें पैसा निकालते वक्त अभी भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सवाल है कि 15,000 पाने वाले की सैलरी बढ़ गई तो क्या होगा? जाहिर है बढ़ेगी ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि समझाने के चक्कर में अफसरों ने मामला उलझा दिया। मंगलवार को सरकार ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें भी 15,000 वाली बात है। वैसे पीएफ सैलरी के हिसाब से नहीं, बेसिक के हिसाब से लगता है। कितने लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के सदस्य हैं? प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ईपीएफओ के करीब 3.7 करोड़ सदस्यों में से सिर्फ 3 करोड़ के आसपास ऐसे सदस्य हैं, यानी करीब 3 करोड़ सदस्य 15,000 वेतन वाले कैटेगरी में हैं, जिन्हें पैसा निकालते वक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ईपीएफओ में निजी क्षेत्र के करीब 60 लाख सदस्य ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह ज्यादा है। इस वर्ग के लोगों पर ही नया नियम लागू होगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो 60 लाख लोगों के लिए ईपीएफओ के सदस्यों को लेकर 2 तरह के आंकड़े हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 3.7 करोड़ सदस्य हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि सदस्यों की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा है जिनकी केवाईसी संस्था के पास है। इकोनॉमिक टाइम्स ने 5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बताए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के अनुसार सदस्यों की संख्या करीब 6 करोड़ है। अब अखबारों की संख्या ज्यादा हो गई है या सरकार की संख्या कम है या वो सही है, इसकी जानकारी के लिए आरटीआई का सहारा लेना पड़ेगा या किसी सांसद को संसद में सवाल पूछना पड़ेगा। बजट में और बाद में राजस्व सचिव ने यह कहा कि ईपीएफओ और पीपीएफ से जो 60% हिस्सा है उसे अगर सुपर एन्युइटी स्कीम में लगा देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको पेंशन मिलने लगेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जब इस 60% पैसे को एन्युइटी में रखा जाएगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तब आपका पूरा फंड टैक्स फ्री हो जाएगा। पहले कहा गया कि सुपर एन्युइटी में डालने के बाद जो पेंशन के रूप में मिलेगा, जो राशि मिलेगी उस पर टैक्स लगेगा। अब कहा जा रहा है कि राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। अब आप एक और बात को समझिए। सरकार कहती है कि 60% हिस्सा अगर सुपर एन्युइटी में नहीं लगाएंगे तो टैक्स देना होगा। अगर बीमा पॉलिसी खरीद लेंगे, क्योंकि ये सुपर एन्युइटी प्लान जो है वो बीमा कंपनियां बेचती हैं, खरीद लेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार बीमा कंपनियों के लिए कर्मचारियों पर टैक्स लगा रही है या उनके भले के लिए? नौकरी के दौरान कर्मचारी जिन बीमा पॉलिसी को 5-10 हजार के प्रीमियम में खरीदते रहते हैं, उसी की एक पॉलिसी हम रिटायर होने के बाद लाखों रुपए देकर खरीदेंगे। अगर किसी ने पहले से ही ऐसा प्लान ले रखा हो तो वो दोबारा क्यों खरीदेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बदलाव के जरिए इंश्योरेंस सेक्टर का खजाना भरा जा रहा है? सरकार क्यों तय करेगी कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे को हम कहां दें, कहां लगाएं?
वो विकल्प दे कानूनी रूप से क्यों मजबूर कर रही है, हम बात करेंगे। अगर सरकार आपके पेंशन को लेकर इतनी ही चिंतित है तो ईपीएफओ में ही पेंशन का एक हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, उसे ही क्यों नहीं बड़ा कर देती है। आप जानते हैं कि ईपीएफओ में 3 हिस्से होते हैं। बेसिक का 12% कर्मचारी देता है, इतना ही कंपनी देती है नियोक्ता, और कंपनी के 12% में से 3.67% पैसा पेंशन में चला जाता है जो आपको मिलता है, लेकिन यह राशि बहुत कम होती है। अगर सरकार का इरादा पेंशन बढ़ाना है तो 60% पैसे को बाजार में लाने के बजाय ईपीएफओ के पेंशन फंड में या उसके खांचे में क्यों नहीं डाल देती है। सरकार ने बीमा कंपनियों के जिस सुपर एन्युटी प्लान के लिए हमारी गाढ़ी कमाई पर जो टैक्स लगाया है, क्या हम उसके बारे में जानते हैं? उनका प्लान कैसा है, उनके नियम कैसे होंगे, क्या उनकी शर्तें होंगी, उनके प्रावधान क्या होंगे? क्या आप जानते हैं राजस्व सचिव प्रेस रिलीज वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के बयान में कहा गया है कि पीपीएफ से पैसा निकालने पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन क्या इसका ऐलान सरकार बजट पास कराते वक्त करेगी? अब आपको एनपीएस नेशनल पेंशन फंड की मौजूदा शर्त के बारे में बताता हूं। कई शर्तें हैं, एक शर्त के बारे में बताता हूं जो बुकलेट में लिखा है कि जब आप 60 साल के होंगे तो आपको अपनी कुल जमा पेंशन राशि का जो उसमें जमा है कम से कम 40% हिस्सा एन्युटी प्लान में लगाना होगा। पहले से है वहां। अगर 60 साल से पहले निकालेंगे तो 80% उसका हिस्सा एन्युटी प्लान में लगाना होगा। 40% तो पहले से ही है, तो क्या सरकार ने एन्युटी में पैसा लगाने का एनपीएस का कोटा 40 से 60% कर दिया है? पता नहीं। सुपर एन्युटी प्लान को भी समझना चाहिए क्योंकि अंग्रेजी का शब्द बार बार आता है। आपको बता दें, एन्युटी का मतलब आप एक बार पैसा डालते हैं किसी स्कीम में और उसे वृत्ति के आधार पर यानी महीने या साल या 6 महीने के आधार पर आपको मिलता है, तनख्वाह की तरह, पेंशन की तरह। बहुत सारी कंपनियां एन्युटी प्लान ला रही हैं, ला चुकी हैं, लेकिन आप भारतीय जीवन बीमा निगम की 2 पॉलिसी हैं, जीवन अक्षय 6 और जीवन निधि। वित्त मंत्री जयंत सिन्हा ने विस्तार से बताते हुए कहा कि टैक्स आपको इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि हमारी कोशिश है कि अगर हम आपको इतना बड़ा लंबा समय तक टैक्स ब्रेक दे रहे हैं, अगर आप रिटायरमेंट इनकम का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यह कैसे पता कि कोई प्रयोग नहीं करेगा? जब फाइनेंस बिल में हम लोगों ने यह प्रस्ताव लाया तो बहुत से सुझाव आए, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, बदलाव करेंगे जो उचित होगा, मगर आज ये लागू होगा, यानी ये फैसला लागू होगा। वैसे हमने उनका पूरा बयान नहीं पढ़ा आपके लिए। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कंपनी का हिस्सा जो पहले 12% होता था उसे 1.5 लाख रुपए तक सीमित करने से किसे लाभ होगा? नियोक्ता को, आपको या बाजार को, या पता नहीं किसी को। तो क्या वाकई नया बदलाव 70 लाख लोगों से ही संबंधित है? तो क्या जानना दिलचस्प नहीं होगा कि इन 70 लाख लोगों से सरकार को कितना टैक्स मिलने वाला है? इस फैसले का विरोध करने वाले कहते हैं कि सैलरी पर टैक्स तो सभी देते हैं, ईपीएफओ पर टैक्स लेने का मतलब है दोबारा टैक्स देना क्योंकि आप उस दौरान दे चुके होते हैं। वैसे भी ब्याज दर कभी 12% थी, कभी इससे भी ज्यादा, जो आजकल 8 से 8.5% के बीच रहती है। यह भी एक तरह से कमी। आप बाजार में जाते हैं तो अनिश्चितता झेलते हैं। ब्याज को लेकर भी कई तरह के बयान आए। बजट में कहा गया कि 60% के हिस्से पर टैक्स लगेगा जो आप निकालेंगे। फिर कहा गया कि उस 60% में से जो ब्याज का हिस्सा है उस पर टैक्स लगेगा। वैसे ब्याज की राशि भी कम नहीं होती, उस पर भी टैक्स लगने से आपको लाखों रुपए देने होंगे। 1952 से ईपीएफओ की योजना चल रही है। 2016 में सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि इसकी निकासी के 60% हिस्से पर टैक्स लगाने चाहिए या इसे बीमा सेक्टर की तरफ धकेल देना चाहिए। एक जानकारी और हाथ लगी है। हम ईपीएफओ की साइट पर गए थे, वहां 25 फरवरी का एक नोटिफिकेशन मिला जिसके अनुसार सरकार ने बजट से पहले एक बड़ा बदलाव कर दिया। इसी 25 फरवरी को पहले आप 55 साल की उम्र होते ही कर्मचारी कभी भी पैसा निकाल सकता था, यानी 55 साल के आप हैं, आज आपकी नौकरी चली गई तो कल ही जाकर आवेदन कर सकते थे। 2 महीने का इंतजार आपको नहीं करना पड़ता था। नए नोटिफिकेशन में 2 महीने के इंतजार की छूट अब 58 साल पर मिलेगी, यानी जब आप 58 साल के होंगे तब। तो 55 साल से पहले जब कर्मचारी पैसा निकालता था, अब एक और ये बदलाव है, 55 साल से पहले जब कर्मचारी पैसा निकालता था तो अपना और कंपनी का हिस्सा भी निकाल सकता था और दोनों पर मिलने वाला ब्याज भी निकाल सकता था। लेकिन नए नोटिफिकेशन के अनुसार 58 साल से पहले जब आप पैसा निकालेंगे तो कर्मचारी को अपना ही हिस्सा और उस पर मिलने वाला ब्याज में से ही पैसा मिलेगा। कंपनी या मालिक का हिस्सा या उस पर मिला ब्याज 58 साल के बाद मिलेगा। अगर आप ईपीएफओ के पैसे के भरोसे हैं तो आप कम से कम इन बातों को जान लीजिए। सरकार ईपीएफ के पैसे पर प्रतिबंध से लेकर
निवेश की शर्तें क्यों थोप रही है, उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध सीमाएं। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ डीएल सचदेवा साहब हैं, आप सचिव हैं AITUC के, और गोपाल अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और आर्थिक विषयों को समझते जानते हैं। वैभव अग्रवाल हैं हमारे साथ, जो चार्टर्ड एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, और इन्होंने इस बदलाव के लिए change.org पर एक पत्र डाल दिया है, जिस पर इस कार्यक्रम में आने के समय तक 14 या 18 हजार लोग दस्तखत कर चुके हैं। और मनीष सबरवाल साहब हैं, चेयरमैन हैं, टीम लीज सर्विसेज हैं। तो दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरह के लोग कह रहे हैं वित्त मंत्री का फैसला बड़ा शानदार है, साहसिक है, और ये जरूरी है कि ये मिडिल क्लास को सब्सिडी मिल रही थी वो क्यों मिले। एक तरह के लोग कह रहे हैं कि ये कमाई पर डाका है मेहनतकश मजदूरों का। अब आप एक पॉइंट बताइए, उस पर गोपाल जी जवाब देंगे, फिर हम बिंदुवार बढ़ेंगे। ये जो वित्त मंत्री ने प्रोविडेंट फंड पे जो सवाल के रूप में भी हो, जिनसे उनसे पूछा जा सके। हाँ, ये प्रोविडेंट फंड है जो कि पिछले 1952 में ये एक स्टैट्यूटरी फॉर्म में आया है। हाँ। और अभी तक किसी सरकार की भी, चाहे यूपीए रही, नया इकोनॉमिक प्रोग्राम रहा, किसी सरकार की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि इसके ऊपर टैक्स लगाए, क्योंकि ये सरकार के लिए संविधान में ये उनका फर्ज बनता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि आप लोगों के लिए और खासकर मेहनत कशों के लिए, आप बुढ़ापे के लिए आप सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। और इसी संविधान के प्रावधान के अंतर्गत ये प्रोविडेंट फंड जो एक्ट आया 1952 में ये किया गया। अब इसके साथ साथ जब से ये नई सरकार आई है, और खासकर जो इन्होंने कल जेटली साहब ने इस तरीके से कहा, हम ये मानेंगे कि ये बिल्कुल मजदूरों के पैसे के ऊपर क्या गड़बड़ कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये निंदा पर निंदा छोड़ दीजिए। भारत की सारी सरकारें खराब है, एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ इस विषय से कोई सवाल पूछिए जिसका जवाब देने में वो जवाब दे। मैंने वो खराब है और ये मजदूरों के हितों के खिलाफ है, वो ठीक है, वो है ही, सारी सरकारें होती हैं। कोई सवाल ऐसा पूछिए कि जिसका जवाब नहीं दे सके। ये मेरा इस बारे में ये सवाल है कि जब ये भविष्य निधि की ये जो स्कीम है, और इस स्कीम के ऊपर बजाय सरकार के एनडीए सर थोड़ा बहुत अच्छा किया अपने ग्रामीण क्षेत्र के, नहीं वो छोड़िए, इसी पे बात कीजिए। हाँ, उसमें इसके लिए बजाय के ये जो पेंशन स्कीम है, हमारी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है, इसमें सरकार का योगदान 1.16 ही है। तो अभी तक सरकार की तरफ से ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए कि इस मिनिमम पेंशन को 1000 से 3000 करने के लिए उसमें सरकार योगदान दे। सरकार की तरफ से अभी तक बिल्कुल नकारात्मक है। जो 1000 पेंशन स्कीम जो मिनिमम की गई थी यूपीए के टाइम पे। सर आप कुछ पूछने लगे, मैं कह रहा हूं इस पेंशन स्कीम से संबंधित पूछिए ना, जो ईपीएफ से पूछ रहे हैं ना। ठीक है, हाँ, ईपीएफ और ईपीएस अभी जो वित्त मंत्री ने जो बदलाव किया है, या मैं नहीं समझ रहा हूँ। नहीं, ईपीएफ और ईपीएस इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, नो एनपीएस हैज गॉट। आप देखिए, आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना दर्शक को। ये जो कल बदलाव किया है, जो कनेक्टेड है, मैं उससे नहीं पूछने दूंगा। जो कल बदलाव किया है आप उसी से संबंधित पूछिए। बिल्कुल, जो बदलाव बजट में 4000 चीजें, मैं उसमें नहीं पूछने दूंगा। हाँ, उसमें जो प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, ये क्या मजदूरों के साथ ये जो प्रधानमंत्री ने हमारी भी, ये एक क्राइसिस है कि मजदूर संगठनों के पास भी आप लोग देखिए सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए। ये जो बात कहा जा रहा है कि 40% हम निकालेंगे, जो हम सुपर एन्युटी स्कीम में डालेंगे पैसा, ठीक, 60%। तो उस पैसे में टैक्स लगेगा कि नहीं लगा, मुझे बताइए। जब पेंशन उससे मिलने लगेगा और वो महीने के हिसाब से जुड़ेगा, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? दो चीज आपने ना बहुत विस्तार से बात की, बहुत अच्छी बात, सारी मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गई। अब मैं स्पष्ट नहीं, सारे आपके खिलाफ है, मतलब उसके मैं अब स्पष्टीकरण 2-3 चीजों के कर दूं। और वह स्पष्टीकरण ये जो रेवेन्यू सेक्रेटरी का स्टेटमेंट और एमओएस के स्टेटमेंट और वित्त मंत्री के तीनों के स्टेटमेंट और हमारी उनसे बातचीत के बाद है ये। तो इसमें अगर कुछ क्लैरिफिकेशन की और आवश्यकता है वो भी हो सकती है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं उस पर मैं स्पष्ट कर दूं। ये जो 3.7 करोड़ के जो ईपीएफ के कंट्रीब्यूटर है, एक तो पीपीएफ इससे अलग है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अलग है।
पहले कल नहीं था, कल कहा गया था कि इसमें है, इसमें सारे तीनों प्रोविडेंट फंड की बात कही नहीं, एक मिनट मैं पूरी बात कर दूं, नहीं फिर आप प्रश्न काउंटर कर सकते हैं। नहीं, एक मिनट देखिए, मैं प्रोविडेंट फंड का ट्रस्टी हूं, एक सेकंड, आई नो द फिगर्स, मैं फिगर को जानता हूं। ये जो टोटल जो है 5 करोड़ से ज्यादा उसमें सब्सक्राइबर हो सकते हैं। अरे सुनिए तो सही ना, आप जब ट्रस्टी का हमें पता है, नहीं अब 5 का 6 भी हो सकते हैं। हम प्रोविडेंट फंड 6 करोड़ मजदूरों के जो भविष्य निधि का पैसा है उसके हम कस्टोडियन हैं। हाँ जी। हमें है कि हाँ ठीक है, उसमें 3.7 एक्टिव अकाउंट्स है, बाकी जो अकाउंट्स है इनऑपरेटिव अकाउंट्स है, कि मतलब है इनऑपरेटिव अकाउंट्स का मतलब है कुछ टाइम। अरे सुन तो लीजिए, आप एक तो एक सवाल पूछिए तो जिससे लगे कि इनऑपरेटिव हम क्या उसमें कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आपने खुद ही कहा अपने बात में बैकग्राउंड में कि 6 करोड़ हैं, सरकार 3.7 कह रही है, मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, 6 भी हो तो भी क्या है। नहीं, एक मिनट में बता, सवाल का जवाब बेसिक फैक्ट ये है कि जिसकी सैलरी, आपने जो प्रश्न उठाया था वहां पे वो ठीक है कि इसमें क्लैरिफिकेशन सरकार का ये है कि जिसकी सैलरी 15,000 तक है, चाहे वो 3 करोड़ हो या 4 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, वो सैलरी मुझे बताइए कि क्या वो स्थायी होती है? नहीं, अभी नहीं जो है ना, उसके बाद अगर प्राइवेट, अगर वहां पे 5 करोड़ सदस्य हैं, देखिए उसकी समस्या तो आ सकती है। मैं एक और टिप्पणी आपको बता दूं कि अगर ये 3.7 करोड़ ऐसे लोग हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो, नहीं ऐसे कैसे हो सकते हैं? प्रेस रिलीज में 3.7 लिखा हुआ है, वित्त मंत्री के उसमें आया है। अभी हम अगर इन 3.7 करोड़ लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में, उनको 15,000 सैलरी मिलती है, तो ये अपने आप में भारत की दुर्दशा का स्टेटमेंट है। इसमें से 3 करोड़ है, 70 लाख वो है जिनकी 15,000 से ज्यादा। ये जो ईपीएफ में जिसको आप प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, इसमें सिर्फ 70 लाख लोग हैं जो 15,000 से ज्यादा हैं, है ना? ये तो बहुत दुखद स्थिति है। वो जो आंकड़ा तो भयावह है आपके अपने आप में। उसमें आप ये वो आंकड़ा है जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी और करोड़ों लोग होंगे जो ईपीएफ में नहीं कंट्रीब्यूट करते। ये 70 लाख वो है, एक पैमाना बता रहे हैं ना। 70 लाख वो है जो 15,000 से जिनकी ज्यादा सैलरी है और वो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। मांग ये हो रही थी कि पेंशन के पैसे को टैक्स फ्री किया जाए, ठीक है, 2 स्कीम टैक्स फ्री थी, आपने आज पीपीएफ को एक बार हम बेसिक मेरे को बोलने दीजिए, फिर प्रश्न करिए। फेयर बात है ना? नहीं, एक मिनट, मुझे बेसिक बात करनी, आपको टाइम मिला, आप नहीं उठा सके, अब इनको मुझे बेसिक बात करने, फिर प्रश्न उठाइए। क्लैरिफिकेशन ये है कि 3.7 करोड़ एम्प्लॉय हैं जो कि सरकार का कहना है कि जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइवेट सेक्टर, और उसमें से 15,000 से कम जिनकी सैलरी 15,000 तक है वो 3 करोड़ है। तो जो 15,000 तक जिनकी सैलरी है उनके ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन के विड्रॉल पे कोई टैक्स, अगर उनकी सैलरी कल बढ़ जाए तो? नहीं, एक मिनट, उससे ऊपर अगर जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 1 अप्रैल के बाद अगर बढ़ जाती है तो वो 60 लाख वो उसकी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन सुनिए, उसमें एक मिनट 15,000 वालों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है ना। नहीं, एक मिनट और पूरी बात, एक चीज को प्रोविडेंट फंड एक्ट को ही नहीं जानते तो मैं क्या? एक सेकंड मुश्किल ये है, आप एक्ट को ही नहीं जानते। नहीं जानता हूं, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मुझे इस बात का जवाब देगा, आप गोलमोल कर रहे हैं। नहीं, गोलमोल नहीं, अभी मेरी पूरी बात नहीं होने दे रहे ना। उसके बाद अगर जो बाकी है वो, अगर उसमें से जो अपना विड्रॉ करते हैं, जो 60 लाख 70 लाख जो लोग हैं, अगर अपना विड्रॉ करते हैं और एन्यूटी वाले स्कीम में 60% डाल देते हैं तो फिर भी उनका कोई टैक्सेबल नहीं है। एक मिनट, पूरी बात। दूसरी बात, अगर वो विड्रॉ करते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, 100% पूरा विड्रॉ कर लेते हैं, तो उनका इंटरेस्ट पोर्शन 60% टैक्सेबल है। ये फैक्ट है। सर, ये मामला 70 लाख का आप जो बता रहे हैं, नहीं सर, और ये 15,000 बेसिक पे है। अगर बेसिक पे 15,000 है, जो 15,000 की सैलरी वाली जो स्टेटमेंट का जो लाइन है, ये कंफ्यूजिंग लाइन मुझे लगती है। अच्छा, आप इस पे स्पष्टीकरण दीजिए ना कि किसी की सैलरी अगर बढ़ जाएगी, अचानक से आपने बताया कि इसमें 15,000 वाले इतने लोग हैं तो इन पे ये लागू नहीं होगा। ये तो कल नहीं बताया था आपने। कल ये कहा था कि हाँ ये लोग इसमें आते हैं। नहीं, तो 1 अप्रैल के बाद की बात है। 1 अप्रैल के बाद उनकी जितनी भी सैलरी 15,001 रुपए हो जाएगी, उन सब पे लागू हो जाएगा। ये कंडीशन तो लागू हो जाएगा। हाँ, उसके लागू हो जाएगा। क्या कंडीशन? इसका मतलब ये है कि कोई इसमें नहीं बचा है। नहीं, इसमें कोई भी नहीं बचा है। सबके पैसे पे टैक्स लग सकता है जब वो पैसा निकालेगा। उसके इंटरेस्ट अर्निंग पे। अब मुझे एक बात का विड्रॉल पे नहीं है। एक और पहले मैं मनीष सब्रवाल के पास जाऊंगा। विड्रॉल पे नहीं है टैक्स,
हाँ। विड्रॉल जो अमाउंट करते हैं उस पे अगर 60% से ज्यादा आप जयंत सिन्हा ने कहा है कि जो विड्रॉल, देखिए दो तरह के आज बयान हाँ। है। जयंत सिन्हा ने कहा है कि जो विड्रॉल करेंगे उसके 60% पे लगेगा। इंटरेस्ट राजस्व सचिव ने, हाँ बस ये हाँ, ठीक है। जयंत सिन्हा के इंटरेस्ट नहीं बोला है उन्होंने, जो हमने देखा है, हाँ। ठीक है, लेकिन जो राजस्व सचिव ने बोला है उसमें इंटरेस्ट का हिस्सा है। बिल्कुल, वो इंटरेस्ट का हिस्सा भी लाखों में होता है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 18 लाख होता है तो वो इंटरेस्ट का हिस्सा भी 17 लाख के आसपास का होता है। तो 17 लाख का अगर आप टैक्स देंगे किसी भी प्रतिशत से मौजूदा दर के हिसाब से, तो वो भी 4 से 6 लाख 7 लाख रुपया बन जाता है सर। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि आप, अगर हमने सुपर एन्युइटी अगर जीवन निधि खरीद रखा है तो मुझे आप क्यों मजबूर कर रहे हैं दोबारा फिर से खरीदने के लिए? मजबूर नहीं कर रहे, नहीं, आप मजबूर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप रैशनल बताइए आप तो एनपीएस स्कीम में भी टैक्स देते हैं। ठीक है गौरव, एनपीएस में देते नहीं। आप देखिए 3 है, ई 3 का एनपीएस में तो पहले से है ही कि 40% पैसा आपको हाँ, सुपर जीवन निधि टाइप की स्कीम को खरीदने में लगेगा, जीवन अक्षय टाइप की स्कीम को खरीदने में लगेगा। एग्जम्पशन बेसिक। और बताइए बेसिक। पूछना चाहूंगा, ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो पीएफ का पैसा है, हाँ, अगर हम उसको एनपीएस में इन्वेस्ट, अगर उसको हम एन्युटी में पैसा डाल दें, हाँ, तो उस पर हमें टैक्स बचेगा। हाँ, नहीं, केवल 60% पे ना। हाँ, जो भी हाँ, टैक्स, ठीक है। और वही ठीक है, वो 15,000 से ज्यादा पैसा होता है। नहीं, कंडीशंस को भी बोलना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। अगर आप रिटर्न देखेंगे हिस्टोरिकल पुराना, वो 5% है। तो आप एक आदमी का 40% या 60% अमाउंट इंटरेस्ट का आप ऐसी जगह पे लगवा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद जो कि 5% रिटर्न देगा एन्युटी पे। क्यों? सेकंड पॉइंट, जब मेरे को अमाउंट मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, मुझे वो 4 जगह पे लगाना पड़ सकता है। मेरे को चिल्ड्रन, अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाना पड़ सकता है। मेरे को हमारे देश में कोई मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल एजुकेशन प्राइवेट में जाना पड़ता है, गवर्नमेंट है नहीं, तो बहुत मोटा खर्चा उसके लिए लगाना पड़ता है। तो आप ऐसा मजबूर करें कि अगर आप पीएफ में पैसा निकालेंगे तो आप टैक्स दे दो। भाई अगर मुझे मेडिकल के लिए चाहिए, पीएफ पे पैसा, ये स्टेटमेंट गलत है ना। पीएफ के इंटरेस्ट पे आप स्टेटमेंट अगर सही नहीं करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। इंटरेस्ट का ही, वो इंटरेस्ट का ही बोल देना, वो एक बार भी नहीं बोल रहे। यहाँ पे उस हिस्से के इंटरेस्ट का ही समझ कर आए हैं। दर्शक तो कंफ्यूज होते हैं। दर्शक नहीं कंफ्यूज, ये बोल दे कि इंटरेस्ट पे लगेगा, बोले एक बार। मुझे लग रहा है मनीष जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप, वैभव जी को मैंने पहले भी सुना, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ईपीएफओ में एक पेंशन का फंड है। अगर आप मेरे पेंशन को लेकर चिंतित हैं तो उसमें हिस्सेदारी बढ़ा दीजिए 3.67 से पूरा 12% जो हिस्सा है वो आप पेंशन में डलवा दीजिए, तो एक सुरक्षित पेंशन हमको मिलेगा। हमको आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो पैसा निकाल के, उस 60% का पैसा निकाल के हम किसी बीमा पॉलिसी को खरीदे रिटायरमेंट के समय में? मुझे लगता है कि आप इंश्योरेंस सेक्टर को पैसा दिलवाने के लिए ये सारा चीज कर रहे हैं। अब आप मुझे अपना तर्क बताइए, जो भी है। देखिए, प्रोविडेंट फंड जो इतने साल से चल रही है, हमारे रिटायरमेंट सिक्योरिटी को उसने काफी बढ़ाया नहीं है। एक्चुअली प्रोविडेंट फंड इज अ वेरी गूफी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे 50 करोड़ लोग लेबर फोर्स पे हैं, अभी सिर्फ 3 करोड़ प्रोविडेंट फंड में है। तो जब ये लोग आप बात करते हैं ना कि प्रोविडेंट फंड इंडिया की लेबर फोर्स का ध्यान रखती है, सिर्फ 3 करोड़ 50 करोड़ में प्रोविडेंट फंड में है। तो 50 साल के बाद जब ये लोग हमको रिटायरमेंट सिक्योरिटी नहीं दे पाए तो हमको ऑल्टरनेट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। सेकंड, 50% अकाउंट प्रोविडेंट फंड के इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं। क्यों इनऑपरेटिव है? लोग पैसा अपना भूल गए क्या? इतनी दुखदाई कर देती है प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पैसे निकालने में कि कंपटीशन का टाइम आ गया है। और कंपटीशन अगर ईपीएफओ और एनपीएस में क्रिएट करना है तो टैक्स रेजिम देखना पड़ेगा। कहीं दुनिया में ये नहीं है कि आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी टैक्स एग्जेम्प्ट हो, आपके एक्यूमुलेशंस भी टैक्स एग्जेम्प्ट हो और आपका लंप सम भी टैक्स एग्जेम्प्ट हो। कोई दुनिया में किसी भी देश में दिखा दीजिए मुझे कि तीनों चीजें कहां टैक्स एग्जेम्प्ट हैं। तो कहीं तो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप सैलरी वाले हैं, आपको टैक्स नहीं देना है। और आप कह रहे हैं कि आपको मेडिकल चाहिए, प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड इज रिटायरमेंट इनकम। तो दूसरी बात यह है कि अगर रिटायरमेंट इनकम लंप सम में आपको दे दें, आप कह रहे हैं कि आप एन्युटी नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदे, फिर टैक्स दे दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि रिटायरमेंट सिक्योरिटी बढ़ानी है। अगर रिटायरमेंट सिक्योरिटी बढ़ानी है, वो आपको 10 लाख दे दें, आपने 10 लाख खर्च कर दिया, तो आपकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी कैसे बनी? अगर आपको टैक्स एग्जेम्पशन इसलिए दिया जा रहा है कि आप रिटायरमेंट के लिए अपनी इनकम बचाएं, अगर आपको खर्च करना है आप टैक्स दीजिए और खर्च करिए।
ये बहुत हो गया। आप ये लोग जो बहुत दिन से अपना सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को पोर्ट्रे करते हैं, कहीं दुनिया में कोई पेंशन सिस्टम नहीं है जिसमें तीनों चीजें टैक्स एग्जेम्प्ट हैं। पर दुनिया में पेंशन सिस्टम तो है ना सर, पड़ेगा। दुनिया में हमारे यहाँ से तो बेहतर पेंशन सिस्टम है ना, हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ पेंशन सिस्टम है हमारा। आप ये गलत फहमी मत करिए। सुपर एनुएशन सिस्टम बहुत कम है, सिर्फ 10 लाख लोग हैं सुपर एनुएशन में। पेंशन सिस्टम सिर्फ 10 साल पुराना है। और ईपीएफओ 50 साल में सिर्फ 3 करोड़ को पेंशन दे चुका है। सिर्फ 3 करोड़ लोग एक्टिव हैं।